from Education Vibes. Welcome back. Today we have our dear Pradesh sir with us, who is going to help us to answer all your FAQs related to study MBBS abroad. I welcome you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Today we'll be asking, students have given a lot of questions on a portal regarding Russia. Should they do MBBS through Russia, or is it a safe country because of Ukraine and Russia war? Is the city or the region areas affected? So these are the certain questions which we are going to begin with. अगर हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया ऑलरेडी बहुत पहले से काफ़ी फेमस है। अगर जो बच्चे पहले से अगर मेडिकल एजुकेशन इंडिया में जो लोग बाहर से करना चाह रहे हैं उनके लिए रशिया हमेशा से एक टॉप प्रायोरिटी कंट्री है। उसकी कुछ मेजर रीजंस है जो कि मैं आपको बताऊं कि पहला सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो रशिया है सबसे बड़ी तो कंट्री काफ़ी बड़ी है, डेवलप कंट्री है एंड इकोनॉमी उसकी काफ़ी वास्ट है। तो एक तो सबसे मेजर फैक्टर है कि एक सिक्योरिटी सेफ्टी जो पर्पस है एंड सेकंड जो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है फॉर रशिया कि रशिया में जो मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम है, आप वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ही बोल सकते हो, दैट इज़ नॉट प्राइवेटाइज। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी एजुकेशन का सिस्टम है वो मोस्टली गवर्नमेंट के अंडर आता है। मोस्टली क्या 100% पूरा ही गवर्नमेंट के अंडर आता है। आइदर दे आर फेडरल गवर्नमेंट जो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड आइदर जो वहाँ के ओब्लास्ट होते हैं जिनको आप वहाँ के स्टेट बोलते हैं, तो दैट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर के कॉलेजेस होंगे या तो वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर के कॉलेजेस होंगे। तो उससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है वहाँ के कॉलेजेस को क्योंकि फंडिंग मिलती है वहाँ के गवर्नमेंट से। तो एक ये फैक्टर है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो इंडिया में लोगों को 600 मार्क्स के ऊपर मिलता है वो वहाँ पे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि जाके वहाँ के फेडरल या स्टेट गवर्नमेंट में जाके बच्चे पढ़ सकते हैं। तो एक तो कंट्री काफ़ी डेवलप्ड है, उनका मेडिकल एजुकेशन। अब मैं आपको बताऊं मॉस्को के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे मॉस्को वन यूनिवर्सिटी है, पिरोगोव नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है, ये सब ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे गायनी या पीडिया के कुछ ऐसे मशीनें जो पहली बार वहाँ पे डेवलप्ड हुई है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो या एक्सपोजर बोल लो बच्चों को काफ़ी अच्छा मिलता है एंड बच्चे वहाँ पे इसलिए भी जाते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज है। थर्ड सबसे बड़ी बात जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कि गवर्नमेंट कॉलेज के होने के साथ साथ वहाँ की फीसेस काफ़ी कम है एंड हॉस्टल्स का अगर मैं आपको बताऊँ तो रशिया में हमारे पास जो हॉस्टल्स हैं, आप मान के चलो कि 12 to 15,000 इंडियन रुपीज़ में पूरे ईयर का वहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है, जो कि हमारे इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पे बच्चे काफ़ी मतलब कि अट्रैक्ट होते हैं रशिया के लिए। Even hostels are separated and even girls are safe over there. हाँ, हॉस्टल में सेपरेशन होता है या फिर फ्लोर्स का डिवाइड होता है, अलग अलग तरीके से वहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस का होता है, डिपेंड्स कि बच्चे वहाँ पे कितने और कैसे जा रहे हैं। ओके एंड अगर मैं WHO, MCI और यूनेस्को की फेडरेशन की बात करूँ या फिर मैं उनके एडवांटेजेस की बात करूँ इन रशिया, हाउ दीज गवर्नमेंट बॉडीज आर यूनिवर्सल गवर्नमेंट बॉडीज अफेक्टिंग इट? देखिए जो वहाँ के कॉलेजेस हैं उनको बेसिकली अगर मैं 2-3 आपकी संस्था जो है जो रिकॉग्नाइज करती है वर्ल्ड मेडिकल को या इंडियन मेडिकल को, पहले तो मैं NMC की बात करूँगा, नेशनल मेडिकल कमीशन जो हमारे इंडिया को रिकॉग्नाइज करती है, उनसे वहाँ के कॉलेजेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप WHO की बात करोगे या कैंप की बात करोगे तो जो यूरोपियन यूनियन का जो मेडिकल एजुकेशन है उनकी आप बात करते हो तो ये सब उनसे भी सारी तरीके से एक्रेडिटेड कॉलेजेस हैं। और हमें ये देखना भी चाहिए क्योंकि कुछ कॉलेजेस वहाँ पे एक्रेडिटेड नहीं भी है जो कि उनको नहीं वहाँ पे अभी तक मान्यता मिली है। बट हमें ये फैक्टर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस कॉलेज में हम पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से आपका एफिलिएटेड हो, NMC से एफिलिएटेड हो, या जो और भी बॉडीज़ हैं UK की या यूरोपियन बॉडीज़ जो कैंप है HP कैंप HP उससे भी एफिलिएटेड हो। तो इन बॉडीज़ से क्या होता है कि जो आपकी डिग्री की एफिलिएशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको अलग अलग जगहों पे जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप मान लो जैसे NMC से अगर वो कॉलेज अप्रूव नहीं होता तो वो कोई बच्चा इंडिया में आके वापस प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो इस एक्रेडिटेशन की वैल्यू इतनी होती है कि आप कहीं भी पूरे कंट्री में जाके अपनी डिग्री को वैलिड करके वहाँ पे आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर गिविंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम दैट इज हेल्ड फॉर द लाइसेंस। So these accreditations actually make a student's profile really strong and heavy in context of applying and coming back to India and giving certain exam which is मतलब आप ऐसे बोल सकते हो जितनी ज़्यादा उस कॉलेज के पास एक्रेडिटेशंस होंगे उतनी जगह पे आप प्रैक्टिस करने के लिए ओपन हो। अब जितने कम एक्रेडिटेशंस होंगे आपके पास उतने ज़्यादा कम जगह होंगी जहाँ पे मिल जाते हैं। या अगर आप सिर्फ NMC वाले गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो ओनली आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप अलग अलग और भी बॉडीज को देख के जाते हो तो आप पूरे वर्ल्ड में आपको एक्सपोज करने का मौका मिल जाता है।
Is it necessary to learn Russian language because यहाँ के बच्चों को they know only English and what kind of medium of language is being taken care over there when it comes to teaching? देखिए जुल्फी, सबसे पहले क्या था कि जब बच्चे पहले जाते थे ना तो वहाँ पे मोस्टली रशियन मीडियम में पढ़ाई होती थी, क्योंकि बच्चे की क्वांटिटी काफ़ी कम थी। कुछ कॉलेज में 10, 15, 20 बच्चे पढ़ते थे। आज के डेट में कॉलेज में 200, 300, 250 बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा एक बैच है एक तरीके से। तो ऑलरेडी पढ़ाई पे जैसा कि हमारे एनएमसी की गाइडलाइन है उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई तो आप जिस भी कॉलेज में हम एडमिशन्स करा रहे हैं या जो कॉलेजेस हम बच्चों को पिच करते हैं उसमें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपको कि जो लैंग्वेज का बैरियर है ना, एक्चुअली इंडिया से इतने ज़्यादा बच्चे उस कॉलेजेस में जा रहे हैं कि आपको वो बैरियर खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी जैसे हम भी कॉलेज कभी विजिट करते हैं तो आपको लगेगा कि जहाँ 250-300 बच्चे एक साल में इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको कभी लैंग्वेज वाला बैरियर आएगा, क्योंकि हॉस्टल्स में वो एक साथ रहते हैं, कॉलेज में उनका क्लासेज एक साथ चलती है, 15 के बैचेज उनके बनते हैं, तो वो बैरियर नहीं आता। बट हाँ, रशिया में एक चीज़ है कि आपको सेकेंड ईयर से ना आपको एक लैंग्वेज का कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है। उसका रीज़न क्या है कि जब आप 6th ईयर में प्रैक्टिस के लिए जाते हो या इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो आपको उनकी लैंग्वेज समझ में एटलीस्ट आनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू डील विद द पेशेंट और जो भी वहाँ के जो लोकल आए या जो बूढ़े लोग हैं जो इलाज के लिए आते हैं दे ओनली नो रशियन, ठीक है। तो आप तो बेसिकली तो रशियन अगर मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है नहीं, उनके अल्फ़ाबेट्स हमारे इंग्लिश से भी कम है, ठीक है। तो अगर जो हमारे बच्चे नॉर्मली भी जाते हैं 2nd 3rd ईयर तक इतना तो सीख जाते हैं कि रशियन समझ रहे हैं और थोड़े बहुत बोल रहे हैं, तो 6th ईयर तक उनको इतना आ जाता है। और इंटर्नशिप के टाइम पे ये मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है कि जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो, हॉस्पिटल में आप विजिट कर रहे हो तो आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आएगी, उतनी अच्छी आपकी हाथ की सफाई आपकी प्रैक्टिस हो पाती है। सो सर, जब बच्चे 5th ईयर के बाद इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, do they go to only government colleges where they are practicing their MBBS and have studied there, या फिर they can go to the private college as well to practice internship? In Russia? Yes. रशिया में बेसिकली जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ना, जो आप जब पहली बात तो आप जहाँ इंटर्नशिप करते हो वो उनको हॉस्पिटल का टाई अप आपके कॉलेजेस से होता है, ठीक है। रशिया में या उन अदर कंट्रीज में ना ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं, एक हॉस्पिटल में आपका रेडियो, डर्मा और तो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके हर डिपार्टमेंट का अलग एक बिल्डिंग होती है हॉस्पिटल। तो बच्चे जाते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने, जैसे एक कॉलेज है उनके 10 हॉस्पिटल से टाई अप्स हैं, तो बच्चे का अगर आज पीडिया में उनकी क्लासेस लगी हैं तो वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस करेंगे। आज अगर उनकी गायनी की क्लास है वो उन्होंने वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस करेंगे। तो उनके अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जिनके कॉलेजेस से उन हॉस्पिटल्स के टाई अप, ऑल आर गवर्नमेंट, जहाँ पे बच्चे वहाँ पे जाके पूरी प्रैक्टिस अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। So it's not like कि एक ही बिल्डिंग में आपको जाना है। I mean this is very nice because एक बिल्डिंग, एक डिपार्टमेंट को है ना, like a variety and a vast experiments they get to know with their live body. ये उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि एक उनकी एडमिन बिल्डिंग है जहाँ पे आपकी क्लासेस लगेंगी। उसके अलावा जब आप इंटर्नशिप या लैब्स के लिए जाते हो दे हैव अ डिफरेंट बिल्डिंग। अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए हॉस्पिटल जाते हो दे हैव अ डिफरेंट बिल्डिंग ऑफ हॉस्पिटल। ये तीनों चीज़ों में बहुत सेग्रीगेशन है। बच्चे जो लास्ट ईयर में होते हैं उनको डिफरेंट बिल्डिंग्स में, डिफरेंट बिल्डिंग्स ऐसे मतलब अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनको जाना होता है जिस चीज़ की क्लासेस होती हैं फॉर द इंटर्नशिप। तो ये होता है और इसमें आपको अलग अलग 8 से 10 हॉस्पिटल्स का उनका टाई अप है, अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग हॉस्पिटल्स। Vast varieties they get there. Okay. सर एक क्वेश्चन एक और ये था कि supposedly आपके पास for 1 year is it mandatory कि बच्चा मेस से ही खाना ले and the rest 5 years they can cook their own self and they can have the tiffin system over there? कुछ कॉलेजेस में मैम देखिए डिपेंड अपॉन कॉलेज टू कॉलेज, कुछ कॉलेजेस में मेस मैंडेटरी है बिकॉज कि बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है उसको ये लोड नहीं हो कि वो क्या खा रहा है कैसे बनाएगा, तो उसके लिए हमारा इंडियन एडजस्ट हो जाए पहले प्रॉपर्ली, क्योंकि बच्चा अभी 18-19 साल का है उसको क्या ही आता होगा। इस वजह से एक एक्सपेरिमेंट है कि आप चाहो तो मेस ले सकते हो, बट ये हमेशा एक ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो, बट 99% बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट ईयर में वो मेस लगा लें। सेकेंड ईयर से जब उनको सब पूरी सिचुएशन, सिनेरियो, मौसम से एडजस्ट होना, किचन और चीज़ें उनको समझ में आती हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि अपना खुद से भी बना लें। सो इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पहले से होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनको गाइड, हाँ सीनियर उनको बता देते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें सस्ती मिलनी है, कहाँ से आप लेके आ सकते हो, क्या चीपेस्ट रेट में क्या चीज़ें आपको मिल जाएगी, या इंडियन मार्केट कहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ पे है, कहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, ये चीज़ें की हेल्प हो जाती है। ओके सर, कुड यू प्लीज नेम सम इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज देयर जहाँ पर बच्चे जा सकें?
और जिससे हमारा टाइप है एंड वेयर एजुकेशन वाइज से लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 50 बच्चे दे हैव बीन टू रशिया लास्ट ईयर। या मैं आपको बताऊं कि अगर कॉलेजेस की मैं बात करूं, जिस कॉलेजेस में हमारा फीडबैक काफ़ी अच्छा है, जैसे कि बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यारसुलुफ द वाइस नोवोगोड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपके पास मॉस्को में पिरोगोव नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है, एंड आज के डेट में एक यूनिवर्सिटी आपकी मॉस्को के पास ही है, ओरियोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी मतलब कि ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों को पास कर चुकी है हमारे इंडियन, जहाँ से बच्चे इंडिया में आके प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं। प्रूवन यूनिवर्सिटी है, प्योरली इंग्लिश मीडियम है, आपको हॉस्टल्स की दिक्कत नहीं है, इंडियंस के लिए मेस अवेलेबल है। तो आप मतलब कि ब्लाइंडली अगर मैं बोलूँ तो आप इसको भरोसा कर सकते हो, बिकॉज ये 10 साल से यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट दे रही है। इनके FMG रेशियोज भी जो रिजल्ट्स भी हैं वो काफ़ी बेटर है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी हम अगर सजेस्ट करेंगे तो हमारे बच्चों को कुछ यूनिवर्सिटी दे सकते हैं। Okay, sir, what advice would you give to our audience about studying MBBS in Russia? सबसे पहले एडवाइस तो यही रहेगी कि जब आप कॉलेज डिसाइड करो तो जो मेजर फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो उनके लोकेशंस, उनकी पढ़ाई का तरीका, मीडियम, टीचर्स और उनका खाने पीना, हॉस्टल, उसको देखते हुए आप अपने कॉलेजेस को डिसाइड करिए। हमेशा कभी भी ये मत सोच के जाना क्योंकि पहले से बहुत बच्चे जा रहे हैं तो मेरा फ्रेंड इसमें गया था तो मैं भी उसमें जाऊंगा। आप अपने एंड से कॉलेज को चूज करो और सेग्रीगेशन में ध्यान दो कि कैसे आप कर सकते हो। और मॉस्को के जितना पास या जितने भी बड़े शहरों के पास आप अपने कॉलेजेस को रखोगे, आपके लिए ट्रैवलिंग और कनेक्टिविटी उतनी ईजी रहेगी। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रख के आप अपने कॉलेज को चूज कर सकते हो। दैट्स इट। और इसके अलावा बस पढ़ाई अच्छे से करनी है। Thank you all. That's all for today for MBBS Study Abroad Russia. See you in the next video.